गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है CC7 जिस पेपर का टाइटल है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें जो टॉपिक है वो आइसो एंजाइम, अलोस्टेरिक एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सेक्शन में लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो ये 2-3 टॉपिक बचे हुए थे, तो आज वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइसो एंजाइम बेसिकली सबसे पहले कि आपको पता है कि एंजाइम्स आर बाइकैटालाइज्ड, दे कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। कहने का मतलब है ये एंजाइम जो है एक बाइकैटालिस्ट होता है जो अपने आप को बिना यूज किए हुए किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है, यानी एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करता है बिना यूज किए हुए अपने आप को, यानी एंजाइम यूज नहीं होता है, सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, एंजाइम्स। अब बात करते हैं कि ये आइसो एंजाइम्स क्या होता है। तो जनरली एक सिंपल सेंटेंस में हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम catalyzing the same reaction are called isoenzyme और isozymes। कहने का मतलब है कि एक ही एंजाइम के विभिन्न रूप एंजाइम की टाइप का हो, लेकिन कई रूप होंगे, वो सारे रूप जो है उस एंजाइम का आइसोएंजाइम कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप जो होंगे वो आइसोएंजाइम्स कहलाएंगे। Although isoenzymes of a given enzyme catalyze the same reaction, ठीक है, they differ in km। हाँ, अब जो आइसोएंजाइम्स होते हैं वो एक ही तरह के केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। ठीक है, तो उसमें फर्क क्या है? तो उसमें फर्क होता है उसके km वैल्यू में, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वैल्यू में, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी में फर्क होता है, या तो दोनों में फर्क होगा। They, however, differ in their physical and chemical properties, which include the structure, electrophoretic and immunological properties, Km and Vmax value, pH optimum, relative susceptibility to inhibition and degree of denaturation। कहने का मतलब है कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज में फर्क होते हैं। ये सारे एंजाइम, यानी एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप होते हैं जो उसी को आइसोएंजाइम कहते हैं। तो वो हर एक रूप जो है एक दूसरे से, ठीक है, केएम उन लोग का डिफर करेगा, यानी उनका केएम जो है अलग अलग होगा, बीमैक्स भी दोनों सबका अलग होगा। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच, अगर कोई किसी का ऑप्टिमम पीएच 7 है तो किसी का 6.8 हो सकता है, 7.2 हो सकता है। ठीक है, उसकी ससेप्टेबिलिटी जो है इनहिबिटर के रिस्पॉन्स में फर्क होगा सबके ससेप्टेबिलिटी में, एंड डिग्री ऑफ डीनेचुरेशन में भी फर्क होगा। One of the first enzyme found to have isoenzymes was lactate dehydrogenase। ये most commonly used enzyme है lactate dehydrogenase for giving the example of isoenzymes, which is in vertebrate tissue exists at least 5 different isoenzymes separable by electrophoresis। कहने का मतलब है कि isoenzymes का एक एग्जांपल लिए हैं lactate dehydrogenase enzyme। ठीक है, ये फर्स्ट एंजाइम फाउंड टू हैव आइसोएंजाइम, ये पहला एंजाइम है जिसमें कि आइसोएंजाइम फॉर्म्स पाए गए। कहने का मतलब है, अब चलते हैं इन सिंपल कि एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप आइसोएंजाइम कहलाएंगे, और आइसोएंजाइम एक दूसरे से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। ठीक है, जैसे Vmax, Km, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच, ये सब में फर्क होगा। ठीक है, लेकिन सेम टाइप के रिएक्शंस को कैटालाइज करेगा। उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है। ठीक है, तो अब चलते हैं उस लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि आइसोएंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, among the isoenzymes lactate dehydrogenase has been the most thoroughly investigated। सबसे ज्यादा इसी को
एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया गया और मोस्ट थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड भी यही एंजाइम है। LDH व्हिच सिस्टमेटिक नेम ऑफ लैक्टेट NAD प्लस ऑक्सीडोरिडक्टेज। आपको पता है कि जब हम एग्जाम कमीशन नंबर पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो हर एंजाइम को, ठीक है, 4 डिजिट सिस्टम के द्वारा नोमेनक्लेचर किया गया था। ठीक है, पहला जो है वो क्लास को दर्शाता है, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट जो है सब क्लास को, फिर तीसरा जो है सब क्लास को, और फोर्थ जो है वो एक खास एंजाइम के लिए खास होता है। तो इसका जो EC नंबर है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का वो 11127। ठीक है, तो ये एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आखिर कौन सी रिएक्शंस को कैरीड आउट करता है, यानी कैटालाइसिस करता है। तो दे कैटालाइज द इंटरकन्वर्सन ऑफ लैक्टेट एंड पायरुवेट एज शोन बिलो। जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो वहां पे यही एंजाइम इस्तेमाल होता है। कौन सा? तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। यही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। उसी रूप को हम लोग आइसो एंजाइम कहलाते हैं। किसका? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का। अब चलते हैं कि आखिर कितने रूप होते हैं इसके लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हैज 5 डिस्टिंक्ट आइसो एंजाइम। इसके 5 रूप होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के 5 फॉर्म होते हैं आइसो एंजाइम के। ठीक है, यानी इसके पहले वाले हैं LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 एंड LDH5, यानी 5 रूप हैं इस लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के, यानी LDH के। LDH मींस फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसके 5 रूप होते हैं, मतलब 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, यही पांचों फॉर्म्स आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं। किसके? तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के। तो दे कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इन चारों को आखिर हम कैसे अलग करते हैं? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड बहुत सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो फर्क होता है। इसलिए इन दोनों, इस सब को जो है हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ LDH आइसोएंजाइम, वो LDH आइसोएंजाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। LDH इज एन ओलिगोमेरिक एंजाइम मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट्स। कहने का मतलब है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी 4 प्रोटीन के चेन होते हैं इस LDH एंजाइम में। ठीक, आपको पता है कि सारे एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट वन, ठीक है, दैट इज राइबोजाइम। तो सिर्फ राइबोजाइम को छोड़ के बाकी सारे एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं। तो LDH भी प्रोटीन का बना होता है। तो कितने पॉलीपेप्टाइड, यानी कितने प्रोटीन के चेन होते हैं इसमें? तो 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स के बने होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से उस 4 में से 2 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है, और H से भी डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि 2 टाइप के सब यूनिट से बने होते हैं, M और H से। ठीक है, एक को M बोलते हैं, दूसरे को H बोलते हैं, यानी 2 तरह के सब यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, तो आइसोएंजाइम कंटेन वन और बोथ द साइड्स गिविंग LDH1 to LDH5। कहने का मतलब है कि यही सब यूनिट जो हैं रीअरेंज होके, किसी में 2 M रहेगा तो किसी में 2 H रहेगा, किसी में 1 रहेगा तो 3 H रहेगा, किसी 1 H रहेगा तो 3 M रहेगा। इसी तरह से रीअरेंज कर 5 अलग अलग आइसोएंजाइम का निर्माण करता है, फॉर्म करता है। तो कंपोजिशन अगर हम देखें LDH का, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का, ठीक है, LDH डिहाइड्रोजनेज का, तो LDH1 आपको बताएं 5 है। तो 5 है इसमें, LDH के 5 फॉर्म्स होते हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। ठीक है, तो पहले वाले जो LDH1 है उसमें चारों, आपको पता है जैसा कि 4 सब यूनिट्स के बने होते हैं। तो अगर चारों सब यूनिट्स H सब यूनिट्स के द्वारा बने होंगे तो LDH1 कहलाएगा, और वो एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? हार्ट और इरिथ्रोसाइट्स में। दूसरा LDH2, जिसमें से 4 में से 3 सब यूनिट्स जो है H के बने होते हैं, 1 सब यूनिट्स M के बने होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी हार्ट और इरिथ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, LDH3, इसमें क्या होता है कि 2 H के बने होते हैं, 2 M के बने होते हैं। 4 सब यूनिट्स हो गया, 2 H 2 M का। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन और किडनी में। और चौथा जो है वो 2 H के इसमें भी होंगे और 2 M भी होंगे इसमें। तो ये भी किसमें? स्केलेटल मसल्स और लिवर में। और 5वां जो है LDH5, इसमें
चारों के चारे एम के बने होते हैं। ये स्केलेटल मसल्स एंड लीवर में ये भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं, हाँ, तो आइसो एंजाइम्स आप संक्षेप में ये याद रखेंगे कि आइसो एंजाइम बेसिकली होता क्या है कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एंजाइम है इन सिंगल सेंटेंस में, ठीक है। अगर एक वाक्य में अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप, ठीक है, जिसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सब एक ही केमिकल रिएक्शंस को, एक ही टाइप के केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। मतलब सारे जो है ये जैसे एलडीएच की बात करें तो पांचों के पांचों जो हैं वो एक ही तरह के केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा। तो कौन सा केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा? तो ये वाला लैक्टिक एसिड से पायरुविक एसिड में इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इस सारे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में जो LDH1 से लेकर LDH5 इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी अलग अलग है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है कि एंजाइम्स में जनरली दो साइट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक होता है रेगुलेटरी साइट्स, ठीक है, एक होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में एक छोटा साइट होता है, दैट इज द एक्टिव साइट, ठीक है। अब जो रेगुलेटरी साइट्स होता है, ठीक है, तो वहीं पे एक और साइट्स होता है, ठीक है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं, जहां पे कोई सबस्ट्रेट या कोई भी मॉलिक्यूल्स जाके अगर बाइंड करता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो ऐसे एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। आगे क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कि द एक्टिविटी ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम्स आर मॉड्यूलेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वे। जैसे कि आपको पता है कि एंजाइम को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वे हैं, ठीक है। तो allosteric enzymes functions through the reversible non-covalent binding of regulatory compounds called allosteric modulator or allosteric effector, which are generally small metabolites or cofactor। कहने का मतलब है कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है, ठीक है, वो न किसी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या एलोस्टेरिक इफेक्टर के बाइंड होने से वो एंजाइम की एक्टिविटी में अगर फर्क होता है, तो ऐसे एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। तो आप बोलेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या एलोस्टेरिक इफेक्टर होता क्या है? तो कोई भी मॉलिक्यूल जो उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर कर देता है, मतलब चेंज कर देता है, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम मॉड्यूलेटर या इफेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ एंजाइम्स पोसेस एडिशनल साइट। आपको जैसे मैंने कहा कि कुछ एंजाइम जो है एक अतिरिक्त जगह रखता है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक ग्रीक वर्ड एलो से बना, जिसका मीनिंग होता है अदर, यानी दूसरा। बिसाइड्स द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट्स के अलावे ही कुछ एंजाइम जो है एडिशनल साइट भी रखता है, साइट मतलब जगह, ठीक है। एडिशनल साइट रखता है, यानी कोई एक अलग जगह रखता है एंजाइम अपने आप में एक्टिव साइट के अलावा, तो सच एंजाइम्स आर नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है। कहने का मतलब फिर से हम दोहरा रहे हैं कि कुछ एंजाइम जो है एक्टिव साइट के अलावे, ठीक है, एक एडिशनल साइट को भी रखता है, साइट मतलब जगह। तो एंजाइम जो है एक्टिव साइट के अलावा कुछ और भी जगह रखता है अपने आप में, उस एंजाइम को जो ऐसी जगह को रखता है अपने आप में, उस एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं और उस जगह को एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो आखिर इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है कि क्यों ऐसा साइट रखता है, कुछ एंजाइम ऐसे एडिशनल साइट क्यों रखता है? क्योंकि वहां पे कोई मॉलिक्यूल उस साइट पे जाके जुड़ता है, तो जुटने के बाद उस एंजाइम में कैटालाइसिस में चेंजिंग लाता है, ठीक है, चाहे वो इन पॉजिटिव वे और इन निगेटिव वे। कहने का मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है या एक्टिविटी को घटा सकता है, ठीक है, लेकिन चेंज कर सकता है। तो द एलोस्टेरिक साइट्स आर यूनिक प्लेस। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो एलोस्टेरिक साइट क्या है कि आर द यूनिक प्लेसेस ऑन द एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स
ऐसे एंजाइम्स तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स, और कुछ एलोस्टेरिक एंजाइम्स में एक एलोस्टेरिक साइट होते हैं तो कुछ में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बोथ क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम्स टेंड टू मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन एंड इन सम केसेस रेगुलेटरी साइट्स और एक्टिव साइट्स आर ऑन सेपरेट सब। कुछ एंजाइम्स जो हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि दो मेन साइट्स होते हैं, रेगुलेटरी साइट्स और एक्टिव साइट। ठीक है, तो रेगुलेटरी साइट्स और एक्टिव साइट के अलावे जो है ये एलोस्टेरिक साइट होता है। तो रेगुलेटरी साइट्स और एक्टिव साइट जो है ये दोनों अलग अलग सब यूनिट्स पे होते हैं। तो सब एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड व्हेन दे आर बाउंड बाय द सेपरेट रेगुलेटरी प्रोटीन। जैसा मैंने आपको कहा कि जब कोई मोलिकुल्स, ठीक है, मॉड्यूलेटरी मोलिकुल्स, ठीक है, जो उसके एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, वैसे मोलिकुल्स जब बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइट पे, किसके, तो एलोस्टेरिक एंजाइम के, तो उस एंजाइम को या तो स्टिमुलेट कर देता है, मतलब उसकी एक्टिविटी को स्पीड अप कर देता है यानी बढ़ा देता है, या तो इनहिबिट कर देता है या तो घटा सकता है। ठीक है, तो ये हुई एलोस्टेरिक एंजाइम। तो हम इसमें अगर हम फिर और थोड़ा सा देखें तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव वन और मोर एलोस्टेरिक साइट, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। तो एलोस्टेरिक साइट्स आर बाइंडिंग साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन एंजाइम एक्टिव साइट्स और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। जैसा मैंने आपको कहा कि एलोस्टेरिक साइट जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग होते हैं फ्रॉम एन एंजाइम एक्टिव साइट से या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट्स आर कॉल्ड इफेक्टर और मॉड्यूलेटर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में जैसे कहा कि ये मॉलिक्यूल्स जो कि एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है, ठीक है, उसको हम लोग इफेक्टर या मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब बाइंड करता है, बाइंड के बाद कहाँ बाइंड करेगा, तो एलोस्टेरिक साइट पे, तो किसके, तो एंजाइम के। तो जैसे ही बाइंड करता है तो बाइंड होने के बाद उस एंजाइम की एक्टिविटी में चेंजिंग होता है। चेंजिंग किस तरह का, या तो बढ़ा देता है उसकी कैटालाइसिस प्रॉपर्टी या तो घटा देता है। ठीक है, तो इन सिंपल some enzymes have additional site, an additional site that is called active allosteric site, and those enzymes are called allosteric enzymes। ठीक है, कुछ एंजाइम जो है एक एडिशनल अतिरिक्त साइट को रखता है इन एडिशन टू एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावे, ऐसे एंजाइम को हम लोग एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और ये जो एडिशनल साइट है, जो एक्स्ट्रा साइट है, जो अतिरिक्त साइट है, उस साइट को हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो बाइंडिंग साइट किसके लिए रखेगा, तो किसी मॉलिक्यूल के लिए रखेगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग इफेक्टर या मॉड्यूलेटर कहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा। अब ये इफेक्टर मॉड्यूलेटर जब वो साइट पे जाके बाइंड करता है उस एंजाइम के, तो वो एंजाइम की कैटालिसिस प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रफ्तार है या जो रेट है वो चेंज होता है। चेंज दोनों तरीके से, ठीक है, चेंज दोनों तरीके से, या तो बढ़ता है कैटालिसिस प्रॉपर्टी या तो घटता है। ये डिपेंड करता है कि उसका इफेक्टर, ये तो इफेक्टर कैसा है। ठीक है, यानी कैसा रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है, कैसा एलोस्टेरिक वो इफेक्टर या मॉड्यूलेटर कैसा है, वो कैटालिसिस को बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम हाँ अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंज इन रिस्पॉन्स टू मॉड्यूलेटर बाइंडिंग। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप इस ग्राफ को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसमें दो साइट होते हैं, तो आपको जैसा मैंने कहा कि इस एंजाइम जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, उसमें एक रेगुलेटरी साइट होगा, कैटालिटिक साइट होगा, उसी रेगुलेटरी साइट में एलोस्टेरिक साइट होगा, जहां पे, ठीक है, मॉड्यूलेटर यानी इफेक्टर जाके बाइंड करेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि एम से हम डिनोट किए हैं मॉड्यूलेटर को, जो रेगुलेटरी साइट पे यहाँ जो जगह दिख रहा है आपको, वहां जाके वो बाइंड करता है, दैट इज द एलोस्टेरिक साइट। वहां पे जब बाइंड करता है तो बाइंड होने के बाद आप देख रहे होंगे कि दैट इज द कैटालिटिक साइट, इसी में एक्टिव साइट है, ये देख रहे हैं, जहां पे जाके ये एस यानी एस फॉर सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है। अब जैसे ही ये मॉड्यूलेटर जाके बाइंड करता है तो इसके कन्फर्मेशंस में चेंज होता है,
इनके कन्फर्मेशन में जैसे चेंज होता है, इसका आप देख रहे होंगे कि शेप चेंज हो गया एक्टिव साइट का यानी कैटालिटिक साइट का। अब सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है और सबस्ट्रेट जैसे ही कैटालिटिक साइट पे बाइंड किया, अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आप सिंपल वे में कि एंजाइम में दो मेन साइट है, रेगुलेटरी और कैटालिटिक, और रेगुलेटरी यानी आर फॉर रेगुलेटरी साइट, आर फॉर रेगुलेटरी साइट। तो रेगुलेटरी साइट में एक छोटा साइट होता है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, जहां पे ये मॉड्यूलेटर जाके बाइंड करता है। और आप देख रहे हैं जैसे ही बाइंड किया, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो गया। चेंज किस तरह से? इस तरह से ताकि इजीली सबस्ट्रेट बाइंड कर सके, ठीक है, और बाइंड करने के बाद उसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके इजी वे में, ठीक है। अब हैं इन सेंटेंस, एलोस्टेरिक प्रोटीन यानी एलोस्टेरिक एंजाइम्स are those having the other shape or conformation like induced by the binding of modulator। जैसे मैंने कहा कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है मॉड्यूलेटर के बाइंड होने के साथ ही उसके कन्फर्मेशंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। The same concept applies to certain regulatory enzymes and conformational changes induced by one or more modulator interconvert more active or less active form। यही चीज कि कुछ जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं उनमें एलोस्टेरिक साइट होता है। वो इसलिए होता है ताकि उस एंजाइम को रेगुलेट कर सके, मतलब उसकी कैटालिसिस प्रॉपर्टी को हम बढ़ा सके या घटा सके। कैसे? तो किसी मॉलिक्यूल के द्वारा जोड़कर, किसी मॉलिक्यूल के द्वारा जुटने के बाद या किसी मॉलिक्यूल के द्वारा चाहे पॉजिटिव मॉलिक्यूल के द्वारा या नेगेटिव मॉलिक्यूल के द्वारा, मॉड्यूलेटर दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। तो जुड़ने के बाद उसकी कैटालिसिस प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, चाहे वो स्पीड अप होगा या रिटार्डेट होगा, बढ़ेगी स्पीड या घटेगी। तो मॉड्यूलेटर और एलोस्टेरिक एंजाइम में बी इनहिबिटेड और स्टिमुलेटेड। जैसा मैंने कहा कि चाहे उसकी कैटालिसिस प्रॉपर्टी रुक जाएगी या कम हो जाएगी या तो स्पीड अप होगी यानी बढ़ जाएगी। Often modulator is the substrate itself. Regulatory enzymes for which substrate and modulator are identical are called homotropic। तो जैसा मैंने आपको कहा कि रेगुलेटरी साइट पे एक साइट होगा जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे, और उसी साइट पे मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल जाके बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद जैसे ही बाइंड करता है उसके जो एक्टिव साइट है, जो कैटालिटिक साइट पे जो एक्टिव साइट है उसका शेप में चेंज होता है। जैसे चेंज होगा अब वो जाके वहां पे प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा, और जैसे ही बाइंड किया अब वो प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहेंगे, ठीक है। तो in many allosteric enzymes the substrate binding site and the modulator binding site are on different subunits, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स में जो होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट आर ऑन डिफरेंट सब यूनिट। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि आर सब यूनिट्स पे मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट होता है और कैटालिटिक साइट पे यहाँ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, दोनों अलग अलग सब यूनिट्स पे है ना। तो बाइंडिंग ऑफ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसा मॉड्यूलेटर जो कि कैटालिसिस प्रॉपर्टी को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या स्टिमुलेटिव मॉड्यूलेटर to its specific site on the regulatory subunits is communicated to the catalytic subunits through conformational change। जैसे मैंने आपको कहा कि जब बाइंड करता है इसके कैटालिसिस जो प्रॉपर्टी वो चेंज होती है। तो कैसे? तो बाय कन्फर्मेशनल चेंज, यानी इसके शेप में चेंज होता है एंजाइम के कैटालिसिस कैटालिटिक सब यूनिट्स पे, उसके कन्फर्मेशंस में चेंज होता है। जैसे ही चेंज होता है सबस्ट्रेट जाके बाइंड किया, क्योंकि इस शेप में बाइंड नहीं कर पाएगा। सेकंड वाला जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि आप सबस्ट्रेट इजीली बाइंड कर सकता है, और ये बाइंड कर गया। थर्ड वाला इमेज में आप देख सकते हैं इजीली बाइंड कर गया, ठीक है। तो दिस चेंज रेंडर्स द कैटालिटिक सबयूनिट्स एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द सबस्ट्रेट व्हिच हैज हायर एफिनिटी। कहने वाला इस तरह से चेंज होता है ताकि उसकी एफिनिटी को चेंज कर सके, यानी किसके? एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ जो एफिनिटी होता है वो एफिनिटी चेंज कर सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब एलोस्टेरिक एंजाइम, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ एंजाइम जो हैं एक एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, क्या कहते हैं रेगुलेटरी साइट के अलावा एक एडिशनल साइट को भी रखता है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, और उस साइट पे जुड़ने वाला जो मॉलिक्यूल है उसको मॉड्यूलेटर या स्टिमुलेटर मॉड्यूलेटर या इफेक्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे ही बाइंड करता है उस बाइंडिंग बाद उसके कैटालिटिक सब यूनिट का जो शेप होता है
उसमें चेंज होता है, और चेंज इस तरह से कि वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का मॉलिक्यूल उससे बाइंड हुआ है। अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है तो दे विल स्पीड अप द कैटालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। अगर नेगेटिव मॉलिक्यूल अटैच हुआ है उसके साथ तो दे विल रिटार्ड द कैटालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आपको पता है कि कैटालिसिस द प्राइम फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का एक मतलब प्राथमिक वर्क यही है कि वो किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालिसिस कर सके। तो एंजाइम आर पावरफुल कैटलिस्ट, ठीक है, और मतलब दे विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, and the nature of catalysis taking place in the biological system is similar to that of non biological catalysis। ठीक है, कहने का मतलब ये वैसा ही काम करता है जैसा कि नॉन बायोलॉजिकल कैटालिसिस यानी केमिकल कैटालिसिस जैसा काम करता है, वैसा ही ये भी काम करता है। तो एंजाइम्स जो है वो बाय कैटलिस्ट है। तो फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस टू अकर द रिएक्टेंट हैव टू बी इन एक्टिवेटेड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। कहने का मतलब है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट होना होता है, रिएक्टेंट को एक्टिवेट होना होता है, ठीक है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब चलते हैं कि अब एंजाइम करता क्या है, आखिर कैसे जो है वो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो द एनर्जी हाँ एक चीज और, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शंस दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, उसी एनर्जी को कम कर देता है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू अंडरगो रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो उस एनर्जी को, जिस एनर्जी के द्वारा कोई रिएक्शन शुरू होता है, उसी रिएक्शन एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो एंजाइम्स है उसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। यानी कोई अगर एक केमिकल रिएक्शन जो है अगर 20 किलो कैलोरी एनर्जी मिलने के बाद वो स्टार्ट होती है, तो एंजाइम उसको कम करके सपोज 10 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आने पे वो स्टार्ट हो जाता है, तो दे विल कैरी इट आउट ओनली बाय द एंजाइम्स यानी बाय कैटलिस्ट। So the catalyst or enzyme in biological system reduces the activation energy and this causes the reactions to proceed at a lower energy level. अब enzymes do not alter the equilibrium constant। ठीक है, वो equilibrium constant को change नहीं कर सकता है। They only enhance the velocity of reactions। ये सिर्फ reactions की velocity को change कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, लेकिन equilibrium constant को change नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है। ठीक है, बाइंड करने के बाद कुछ देर के लिए एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड रहता है। ठीक है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अल्टीमेटली जब वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब बाइंड रहता है, यानी इसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ई जो हो गया एंजाइम और एस हो गया सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट जब एंजाइम्स के साथ बाइंड रहता है तो ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। वो बीच का स्टेट है, सबस्ट्रेट के और प्रोडक्ट के बीच का स्टेट है, वो स्टेज है। अब चलते हैं कि जब ईएस बनता है यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो अब वो कैटालिसिस प्रोसेस शुरू करता है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल पी। ठीक है, यानी एस अब पी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बीच में एक स्टेज ऐसा आया जिसमें कि ईएस कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। A few theories have been put forth to explain mechanism of enzyme substrate complex। अब एक ग्राफ के द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कोई रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट का किसी भी मॉलिक्यूल्स का एक अपने पास एक एनर्जी होती है। ठीक है, और जो जिसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट की जो फ्री एनर्जी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी सबस्ट्रेट एज इट इज रखा हुआ है। जैसे ही एंजाइम के साथ ये बाइंड करेगा, इन अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, यानी उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी की जो जरूरत होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो गैप है, ये जो रेंज है,
दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। अभी सबस्ट्रेट ये एनर्जी अटेंड करेगा तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है उससे कम है प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन बीच में एक ऐसा जो ट्रांजिशन स्टेट आया उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसकी फिर एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी जब मिल जाता है तभी वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अब चलें यहाँ पे आखिर एंजाइम करता क्या है। तो एंजाइम जैसा आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट, ये जो काला वाला जो ग्राफ है, ब्लैक वाला जो ग्राफ है, ये डिनोट करता है कि एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ बिना किसी एंजाइम के, ये ब्लैक वाला ग्राफ। यानी अब उसको एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा क्रॉस करना पड़ेगा तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम उसी रिएक्शंस में एंजाइम डाल देते हैं तो जैसे ही एंजाइम डालें, अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड लाइन, ये लाल रंग का जो दिख रहा है आपको लाइन, उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अब जो है एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत कम की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है ये बहुत लंबा पीक था, बहुत ऊंचा पीक था, कहने का मतलब ये जो रेंज था ये एक्टिवेशन एनर्जी की जो मात्रा को बताता था। ये ब्लैक वाला यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे एनर्जी की, जो बिना एंजाइम के मदद से संपादित हो रहा है, तो वो ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, ये लाल वाले के रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब है कि जब एंजाइम डालते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है, घटा देता है, कम कर देता है। तो अब कम ही एनर्जी मिलेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ए इज द सबस्ट्रेट, ठीक है, और हाँ बी इज द प्रोडक्ट एंड एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पीक हाइट है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ से रेड लाइन तक का कम हाइट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बिना एनर्जी एंजाइम का जो रिएक्शंस था उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, अब एंजाइम डाले हैं तो लो एक्टिवेशन एनर्जी में ही सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो एक स्टेप में जो रिएक्शंस परफॉर्म होता है, जब दो स्टेप कोई रिएक्शन परफॉर्म होता है, जैसे जो है पहले बी बनाया, बी जो है तब सी बनाएगा। तो जब दो स्टेज तो जब दो एक ट्रांजिशन स्टेज आता है, जो जैसे ए जो है सी, ए जो है सी बनाएगा, लेकिन बीच में एक स्टेज बी का भी आता है। तो जब ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें दो ट्रांजिशन स्टेज आता है और दोनों का जो है फ्री एनर्जी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी बैरियर है इसी को कम कर देता है एंजाइम, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसी को कम कर देता है एंजाइम। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो ब्लैक जो लाइन के साथ डिनोट किया जा रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और जो रेड लाइन वाला जो दिखा रहा है ग्राफ उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रिएक्शंस जो एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, बाय द कैटालिसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो कैसे किया, तो बाय द लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके,